हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम चैप्टर नंबर मैं क्यों लिखता हूँ क्लास 10th की कृतिका की बुक का लास्ट चैप्टर है मैं क्यों लिखता हूँ। उसके क्वेश्चन आंसर्स आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है। मतलब कोई भी अगर लेखक अपने अनुभव, मतलब अगर किसी भी लेखक को अनुभूति होती है, अनुभूति के प्रत्यक्ष में, मतलब अनुभूति की तरफ से अगर वो लिखता है कोई भी लेखक, तो वो ज्यादा अधिक मदद करती है। उसके जो राइटिंग वो लिखता है, जो पोम वगैरह वो लिखता है राइटर या फिर ऑथर, तो अगर उसके पास खुद अनुभूति होगी। देखो, अनुभूति का मतलब क्या होता है, जब किसी भी चीज को आप खुद फील करते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई मूवी देख रहे हो और मूवी के अंदर किसी इंसान के साथ कुछ गलत काम हो रहा है। ठीक है, तो आप सिर्फ उसे देख रहे हो, तो वो आप अनुभव कर रहे हो, यू आर जस्ट एक्सपीरियंसिंग द थिंग। लेकिन जब आप अनुभूति का मतलब आपको ऐसा लगने लगता है कि खुद आपने ये चीज फील की है, तो वो अनुभूति है। ठीक है, तो जब देखो, खुद भी कॉमन सेंस लगाओ कि जो लेखक है अगर उसे खुद ऐसे अनुभूति होगी, मतलब उसे ऐसा लगे कि ये चीज मेरे साथ हुई है, तो लेखक अपनी जो राइटिंग है उसे ज्यादा अच्छे से फील करके लिख सकता है अपने लेखन को। तो अब आंसर डिस्कस करते हैं। लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव वह होता है लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव वह होता है तो हम घटित होते हुए देखते हैं, परंतु अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेता है। अब देखो, अनुभव तो सिर्फ हमने चीज देखी है, ठीक है, और वही जो हमारे अनुभूति होगी, अनुभूति हमें एक ऐसे संवेदना, एक ऐसी कल्पना के सहारे हमें, हमारा माइंडसेट कुछ ऐसा बनाता है कि ये चीज रियलिटी में ऐसी हुई है, हम उसे फील कर पाए। यह वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं होती है। ये जो चीज है, देखो, जो ये अनुभूति, जो ये बिल्कुल फीलिंग जो आती है, ये कोई भी कृतिकार के साथ ये घटित नहीं हो रही होगी। क्योंकि देखो, कृतिकार क्या है, ये सिर्फ अपने शौक के लिए ये करता है। ठीक है, वह आंखों के आगे नहीं आया होता, अनुभव की तुलना में अनुभूति उसके हृदय के सारे भावों को बाहर निकालने में उसकी मदद करती है। अब देखो, जो कृतिकार है, कृतिकार मतलब असली, जिसे कोई पैसे वगैरह का कोई घमंड नहीं है, उसे सिर्फ मतलब अपने दिल से, जो वो अपने अंदर से वो जो आर्ट करता है, जो भी वो पेंटिंग वगैरह बनाता है, जो भी वो आर्ट अपनी करता है, उसे हम कहेंगे कृतिकार। अब जो कृतिकार है वो रियलिटी में वो अनुभूति को ज्यादा प्रेफरेंस देता है एज कंपेयर टू द अनुभव। ठीक है, उसकी आंखों के आगे, जो कृतिकार है उसकी आंखों के आगे क्या रहता है, अनुभव की तुलना, मतलब अनुभूति को वो ज्यादा प्रायोरिटी देता है अनुभव से। क्योंकि अनुभूति से उसके हृदय की, मतलब अनुभूति, अब उसने खुद दिल से वो चीज एक्सपीरियंस की है, तो वो हृदय के सारे भावों को अपने एक कागज पर एक बाहर निकालने की उसकी मदद करता है। ठीक है, तो अनुभूति ज्यादा अच्छी होती है बेसिकली कृतिकार के लिए। ठीक है, दोबारा से इस आंसर को रिपीट करते हैं। लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? उत्तर, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव वह होता है तो हम घटित होते हुए देखते हैं, परंतु अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेता है। यह वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं होता है। मतलब अनुभूति क्या है, वो सिर्फ एक कल्पना कर लेता है। जैसे कोई भी मूवी वगैरह देखता है, उस इंसान के साथ रियलिटी में वो ऐसे नहीं हो रहा है, वो सिर्फ उसे ऐसे फील कर लेता है अपने से रिलेटेड, कि इसी इंसान के साथ अगर इसके साथ चोरी हो गई फिल्म के अंदर, तो वो अपने आप को इमेजिन करके सोचता है। ठीक है, तो अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेता है। यह वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं होता है। जो कोई भी कृतिकार है उसके साथ ये चीज घटित नहीं होगी। ठीक है, वह अपने आंखों के आगे नहीं आया होता, अनुभव की तुलना में अनुभूति उसके हृदय के सारे
भावों को बाहर निकालने में उसकी मदद करती है। जो वो आंखें उसके उसकी आंखों के आगे जो भी चीज आई होती है उसे वो अनुभव की तुलना में अनुभूति उसके हृदय के सारे भावों को निकालने में मदद करती है। अब देखो उसकी आंखों के सामने जो भी चीज हुई है, एक तो या तो होगी उसने अनुभव किया है वो चीज, उसने उस चीज को अनुभव किया है। दूसरा दूसरा क्या क्या होगा कि उसने उस चीज को अनुभूति हुई है उसे इस चीज की। ठीक है, क्योंकि यही हृदय में संवेदना जागृत करती है और लेखन के लिए मजबूर करती है। लेखक अपनी आंतरिक विवशता के कारण लिखने के लिए प्रेरित होता है। ठीक है, अब जो कोई भी लेखक है, अब हम खुद सोचो कि क्या हम कोई भी चीज प्रेशर से ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं या फिर जो हमारे दिल में खुद मन कर रहा है। अब जैसे लेखक है, उसका दिल में जो आंतरिक विवशता, मतलब उसका दिल में खुद ऐसे एक प्रेशर सा डल रहा है कि मैं लिखूं। ठीक है, कोई बाहरी दबाव नहीं डल रहा है कि इसे पैसे मिलेगी इस चीज के तो तब ये जाकर लिखेगा, वो एक प्रेशराइज्ड आपका काम हो गया। अब किसी इंसान को कोई दिल से जो चीज हम इंसान करते हैं उसमें ज्यादा अच्छा हमारा रिजल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो लेखक अपनी आंतरिक विवशता के कारण लिखने के लिए प्रेरित होता है। उसकी अनुभूति उसे लिखने के लिए प्रेरित करती है। जो उसकी अनुभूति है, मतलब जो उसने एक्सपीरियंस किया है, एक्सपीरियंस भी नहीं किया, जो उसने देखा था उसे अपने से रिलेटेड जोड़ा है। ठीक है, उसे बिल्कुल अच्छे से फील किया है। अनुभूति उसे लिखने के लिए प्रेरित करती है। वह स्वयं को जानने के लिए भी वह लिखने के लिए प्रेरित होता है, और वो अपने आप को जानने के लिए भी। देखो कुछ कुछ लोग डायरी एंट्री लिखते हैं, तो वो लिखते क्यों है कि कुछ लोग तो बेसिकली ऐसे करते हैं कि उन्होंने आज आज के दिन में क्या काम किया, मतलब उनका जो टारगेट था उन्होंने ये चीज कंप्लीट की। तो ऐसे ही जो लेखक है वो भी अपने लिखने के बाद ये देखते हैं कि खुद को जानने के लिए कि वो दिन में क्या कर रहे हैं, क्या उनकी चीजें, क्या गंदी आदतें उनकी लग रही है। तो इस तरह से। ठीक है, और वे स्वयं को जानने के लिए भी वह लिखने के लिए प्रेरित होता है। इसलिए लेखक लेखन के लिए अनुभूति को अधिक महत्व देता है। इसमें आपको यही बताना था कि एक लेखक अनुभूति को क्यों ज्यादा महत्व देता है एज कंपेयर टू दी अनुभव। ठीक है, अब लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव वह होता है तो हम घटित होते हुए देखते हैं। ये तो नहीं होगा, ये होगा जो। तो प्रत्यक्ष अनुभव क्या है? जो हम घटित, मतलब हम चलता हुआ वो चीज देख रहे हैं। लेकिन अनुभूति क्या है? जो हम कल्पना, देखो बहुत अच्छा वर्ड मिला है। अनुभव क्या है? सिर्फ हम उसे देख रहे हैं, वी आर वॉचिंग दैट थिंग ओनली। और अनुभूति क्या है? हम उसे इमेजिन कर पा रहे हैं। ठीक है, जिस चीज को हम इमेजिन कर पाते हैं उस पर हमारी ज्यादा कमांड होती है। ठीक है, तो लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव वह होता है जो हम घटित होते हुए देखते हैं। मतलब हमारे सामने वो चीज चल रही है, बस हम उसे देख रहे हैं। लेकिन अनुभूति क्या है? हम उसे इमेजिन कर रहे होते हैं। ठीक है, और परंतु अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेते हैं। यह वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं होता है। ये कृतिकार के साथ घटित नहीं होता है। ठीक है, वह आंखों के आगे नहीं आया होता अनुभव की तुलना में। अनुभूति उसके हृदय के सारे भावों को बाहर निकालने में उसकी मदद करती है। मतलब जो भी हमारे लेखक होते हैं वो ज्यादा अपने हृदय के सारे भावों को बाहर निकालने में अनुभूति उनकी मदद करती है। जब हृदय में अनुभूति ना जागे तो लेखन का कार्य करना संभव नहीं है। जब मतलब खुद ही दिल में कोई ऐसे आंतरिक भाव सा ना आए, ठीक है, कोई आंतरिक विवशता ना आए, मतलब हमारा मन खुद ना कहे कि भाई मुझे ये लिखना है, ठीक है, ये काम करना है। ठीक है, वो मोटिवेशन ना आए। ठीक है, मोटिवेशन जब वो ना आए हमारे अंदर से, जब वो मोटिवेशन ना आए तो उस काम में मतलब करने का संभव ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि यही हृदय में संवेदना जागृत करती है और लेखक के लिए मजबूर करती है।
लेखक अपनी आंतरिक विवशता के कारण लिखने के लिए प्रेरित होता है। उसकी अनुभूति उसे लिखने के लिए प्रेरित करती है। वह स्वयं को जानने के लिए भी वह लिखने के लिए प्रेरित होता है। मतलब एक राइटर खुद को जानने के लिए भी लिखता है। इसलिए लेखक लेखन के लिए अनुभूति को अधिक महत्व देता है। अनुभव को इतना महत्व नहीं देता जितना अनुभूति को देता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। मतलब कब और किस टाइम पर उन्हें हिरोशिमा के विस्फोट के बारे में, देखो जापान में ये हिरोशिमा और नागासाकी पर विस्फोट हुआ था। ठीक है, अब उत्तर पढ़ते हैं। उत्तर, लेखक हिरोशिमा के बम विस्फोट के परिणामों में को अखबारों में पढ़ चुका था। जो लेखक थे वो हिरोशिमा के बम विस्फोट के बारे में कहाँ पढ़ चुके थे, अखबार वगैरह में वो पढ़ चुके थे। लेखक ने अपनी जापान यात्रा के दौरान हिरोशिमा का दौरा किया था। देखो, अब जो लेखक थे उन्होंने हिरोशिमा के बारे में, जब वो जापान गए थे तो उनके मन में आया कि भाई मैं क्यों ना, जब जापान आया ही हूँ तो हिरोशिमा की भी हालत ही देख लूं, क्योंकि हिरोशिमा पे उन्होंने अखबार वगैरह में पढ़ा था कि बम विस्फोट हुआ है। तो इसलिए जब वो जापान में यात्रा करने के लिए गए थे तो उनके मन में आया कि वो हिरोशिमा भी जाकर देख ही ले। ठीक है, वह उस अस्पताल में भी गया जहां आज भी उस भयानक विस्फोट से पीड़ित लोगों का इलाज हो रहा था। मतलब अब जो लेखक है वो हिरोशिमा के उस अस्पताल में गए, मतलब उस हॉस्पिटल में वो गए कि जहां अभी तक जो भी विस्फोट में लोग घायल हुए थे वहां पर उस हॉस्पिटल में उन लोगों का इलाज हो रहा था। तो वो उसी हॉस्पिटल में गई कि मतलब कितने लंबे टाइम से कब वो हिरोशिमा का बम विस्फोट हुआ था और कब वो अब आए हैं और अभी तक भी उनका इलाज चल रहा है। ठीक है, तो लेखक हिरोशिमा के बम विस्फोट के परिणामों को अखबारों में पढ़ चुका था। लेखक ने अपनी जापान जापान यात्रा के दौरान हिरोशिमा का दौरा किया था। वह उस अस्पताल में भी गया जहां आज भी उस भयानक विस्फोट से पीड़ित लोगों का इलाज हो रहा था। इस अनुभव द्वारा लेखक को उसका भोक्ता बनना स्वीकारा नहीं था। इसलिए जो ये अनुभव लेखक को, इस अनुभव द्वारा लेखक को उसका भोक्ता बनना स्वीकारा नहीं था। कुछ दिन पश्चात जब उसने उसी स्थान पर एक बड़े से जले पत्थर पर एक व्यक्ति की उजली छाया देखी, मतलब वो उनके अंदर, जब उन्होंने ये हॉस्पिटल वाली, देखो हॉस्पिटल वाली बात अलग थी और ये पत्थर वाली बात अलग थी। जब उन्होंने हॉस्पिटल के अंदर ये जो भी पीड़ित लोगों के इलाज वगैरह देखा था तब तो उनके मन में अनुभव जागा, सिर्फ अनुभव जागा। ठीक है, उन्होंने चीज देखी सिर्फ। ठीक है, अनुभूति उन्हें तब भी नहीं हुई थी। ठीक है, लेकिन जब उन्होंने कुछ दिन के बाद जब उन्होंने उसी जगह पर हिरोशिमा पर जाकर एक बहुत बड़ा सा पत्थर देखा और बड़े से पत्थर पर उन्हें क्या दिखा कि एक इंसान की छवि बनी हुई थी। अब उन्हें क्या लगा कि जो भी ये एटम्स वगैरह थे, जब ये विस्फोट हुआ था तो वो इंसान वहीं पर खड़ा हुआ था और इतनी ज्यादा रेडियो एक्टिव रेज आई कि उसकी जो छवि थी वो बिल्कुल पत्थर पर एज इट इज बन गई। मतलब तब जाकर उनके मन में अनुभूति की भावना आई। ठीक है, तब उन्हें अनुभूति हुई। ठीक है, अनुभव का डिफरेंस आपको पता चल गया। और अनुभूति, अनुभव तो कि हाँ बस चीज हुई है, अब अनुभूति उन्हें खुद भी फील होने लगा। ठीक है, इस अनुभव द्वारा लेखक को उसका भोक्ता बनना स्वीकार नहीं था। अब जो ये उन्होंने अनुभव किया था, भोक्ता का मतलब क्या है कि सिर्फ देखने वाला। ठीक है, अब वो सिर्फ ये बन के रहना रहना चाहते थे कि बस मैंने तो ये चीज देख ली। ठीक है, बस देख कर वो नहीं रखना चाहते थे। फिर कुछ दिन बाद ही जब उसने उसी स्थान पर एक बड़े से जले पत्थर को एक व्यक्ति की उजली छाया देखी, विस्फोट के समीप कोई व्यक्ति उस पर खड़ा रहा होगा। विस्फोट से विसर्जित रेडियोधर्मी पदार्थ ने उस व्यक्ति को भाप बना दिया। जो विस्फोट से जो भी विसर्जित रेडियोधर्मी जो भी ये पदार्थ थे, विस्फोट से विसर्जित निकले हुए रेडियोधर्मी, रेडियो एक्टिव को रेडियोधर्मी
पदार्थ ने उस व्यक्ति को भाप बना दिया और पत्थर का झुलसा दिया, और पत्थर को झुलसा दिया मतलब पत्थर तक भी हिला दिया। इस प्रकार जैसे समूची ट्रेजेडी जैसे पत्थर लिखी गई है, इस प्रत्यक्ष अनुभूति ने लेखक के हृदय को झकझोर दिया। इस प्रकार लेखक हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, जैसे समूची ट्रेजेडी हुई थी इसी पत्थर पर लिखी गई है, जैसे पत्थर पर लिखी गई है, इसी प्रत्यक्ष पर लेखक के हृदय में भी अनुभूति जागी। वो भी हैरान रह गए, मतलब पहले वो हॉस्पिटल में जाकर देखा था, फिर जाकर उन्होंने पत्थर पर देखा, तो ये बहुत अनुभूति की भावना हमें दिख रही थी। इस केस में हमें क्या दिखा, अनुभव दिखा सिर्फ, और यहाँ हमें क्या दिखा, अनुभूति की भावना। ठीक है, मैं क्यों लिखता हूँ के आधार पर बताइए कि लेखक को कौन सी किताबें, कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती थी। कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती थी, आपके जो बुक के अंदर ही जो फर्स्ट पेज है वहां पर ही ये 4-5 पॉइंट्स लिखे हुए थे, किसी भी लेखक को लिखने के लिए क्या चीजें मैटर कर सकती है उसके लिए। एक तो आर्थिक व्यवस्था, या तो उस लेखक की जो फाइनेंशियल कंडीशंस है वो बेकार है, इसलिए वो ये चाहता है कि उसकी जो जो वो लिख रहा है उसके उसे पैसे भी दिए जाए, तो वो आर्थिक विवशता एक कारण हो गया। आंतरिक विवशता, एक आर्थिक विवशता मतलब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। एक आंतरिक विवशता मतलब उसका दिल ही कह रहा है कि बस मेरा मन कर रहा है कि मुझे लिखना है इसके बारे में। ठीक है, आर्थिक उसे मजबूरी में लिखना पड़ रहा है पैसे के कारण, और आंतरिक विवशता उसका दिल कह रहा है कि मैं लिखूं प्रसिद्धि पाने के लिए, फेम, टू गेट द फेम इन द सोसाइटी, फेमस होने के लिए, और संपादक व प्रकाशक का आग्रह प्रेरित करता है कि जो एडिटर वगैरह है वो भी उन्हें आग्रह करें। ठीक है, तो बेसिकली हमने लेखक के कितने टाइप पढ़, कितने कौन सी चीजें उन्हें प्रेरित करती है, 4 चीजें हमने पढ़ी है। आर्थिक विवशता, आंतरिक विवशता, प्रसिद्धि पाने के लिए, संपादक व प्रकाशक का आग्रह प्रेरित करता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मैं क्यों लिखता हूँ के आधार पर बताइए किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचना के लिए किस तरह उत्साहित कर सकते हैं। अब कोई भी रचनाकार है, कोई भी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए किस तरह उत्साहित कर सकते हैं। किसी रचनाकार को उसकी आंतरिक व्यवस्था रचना करने के लिए प्रेरित करते हैं, परंतु कई बार उसके संपादकों के दबाव व आग्रह के कारण रचना लिखने के लिए उत्साहित होना पड़ता है, परंतु मन की व्याकुलता ही उसके लेखन का मूल कारण बनती है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कुछ जो रचनाकार वगैरह होते हैं, जो राइटर वगैरह होते हैं, ये किस किस तरीके से उत्साहित होते हैं। तो देखो इनका प्रेरणा स्रोत क्या होता है रचना के लिए। एक तो इनका खुद जो इनका खुद दिल से इनकी जो विवशता निकलती है कि मैं बस इसे लिखूं, दिल से जो इनका मन करता है। और दूसरा कोई संपादकों वगैरह का प्रेशर रहता है, बाहरी दबाव रहता है कि कोई संपादक कह रहा है कि इसे ये चीज लिखनी है, तो वो लिखता है। मतलब प्रेशर के अंदर ही जाकर कोई भी लेखक लिखता है, या तो वो अपने सेल्फ प्रेशर की वजह से या फिर किसी भी बाहरी अदर काइंड ऑफ प्रेशर के अंडर में वो लिखता है। तो किसी रचनाकार को उसकी आंतरिक व्यवस्था रचना के लिए प्रेरित करती है, परंतु कई बार उसके संपादकों के दबाव पे आग्रह के कारण रचना लिखने के लिए उत्साहित होना पड़ता है, परंतु मन की व्याकुलता ही उसके लेखन का मूल कारण बनती है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, अब हम 4th क्वेश्चन पढ़ते हैं। कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति स्वयं के अनुभव के साथ साथ बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। ये बाह्य दबाव कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब जो बाहरी दबाव है वो कौन कौन से हो सकते हैं। कोई आत्मानुभूति स्वयं के अनुभव,
उसे हमेशा लिखने के लिए प्रेरित करते हैं, फिर चाहे कुछ भी हो, परंतु इनके साथ-साथ बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण होते हैं। यह लेखक को लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। यह इस प्रकार है। आर्थिक लाभ की आकांक्षा। देखो, अगर उसे कोई भी बाहरी दबाव मिल रहा है, तो उसका बेनिफिट भी उसे मिल रहा है कि उसे पैसे दिए जाएंगे, आर्थिक लाभ की आकांक्षा होगी, सामाजिक परिस्थितियाँ, जो भी सोशली उसकी परिस्थितियाँ हैं, ठीक है? सामाजिक परिस्थितियाँ, आर्थिक लाभ की आकांक्षा, सामाजिक परिस्थितियाँ और संपादकों का आग्रह, ठीक है? संपादकों का आग्रह, विशिष्ट के पक्ष में प्रस्तुत करने का दबाव। तो हमने क्या पढ़ा? कोई आत्मानुभूति, स्वयं के अनुभव उसे हमेशा लिखने के लिए प्रेरित करते हैं, फिर चाहे कुछ भी हो, परंतु इनके साथ-साथ बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण होते हैं। यह लेखक को लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। यह इस प्रकार है। आर्थिक लाभ की आकांक्षा, सामाजिक परिस्थितियाँ, संपादकों का आग्रह, विशिष्ट के पक्ष में प्रस्तुत करने का दबाव। नेक्स्ट देखते हैं, क्या बाह्य दबाव केवल लिखने से जुड़े रचनाकारों को ही प्रभावित करता है? मतलब जो बाहरी दबाव है सिर्फ वो लेखक को ही प्रभावित करता है या फिर किसी अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं, और कैसे? बिल्कुल, ये दबाव किसी भी क्षेत्र के कलाकार हो, सभी समान रूप से प्रभावित करते हैं। कलाकार अपनी अनुभूति या अपनी खुशी के लिए अवश्य सब अपनी कला का प्रदर्शन करता है, परंतु उसके क्षेत्र को की विवशता एक रचनाकार से अलग नहीं है, ठीक है? अभिनेता, मंच कलाकार या नृत्यकार, इन सब पर निर्देशक का दबाव रहता है, गायक या गायिका, इन पर आयोजकों या फिर श्रोताओं का दबाव बना रहता है। तीसरा, मूर्तिकार, उन पर हमेशा ग्राहकों की इच्छाओं का दबाव बना रहता है। चित्रकार, इन पर ग्राहकों की इच्छाओं का। तो इनमें हमें 4 पढ़ने हैं। एक अभिनेता, मंच कलाकार या फिर नृत्यकार। निर्देशक का दबाव बना रहता है अभिनेता पर, एक एक्टर पर, एक सिंगर पर, और एक पेंटर पर, और एक आर्टिशियन पर, ठीक है? मूर्तिकार, ग्राहकों की इच्छा, और चित्रकार मतलब आर्टिशियन और पेंटर दोनों का एक ही है कि ग्राहकों की इच्छाओं का दबाव, ठीक है? और गायक या फिर गायिका, जो भी सिंगर वगैरह होते हैं, वो आयोजकों और श्रोताओं का दबाव बना रहता है, और अभिनेता वगैरह उन पर निर्देशक का दबाव बना रहता है। अब हम देखते हैं, हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंत व बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है। यह आप कैसे कह सकते हैं? हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंतः व बाह्य है। मतलब हिरोशिमा पर जो भी कविता लिखी गई है वो लेखक के आंतरिक और बाहरी दोनों दबाव का परिणाम है, या आप कैसे कह सकते हैं? तो लेखक जापान घूमने गया था, तो हिरोशिमा में जो विस्फोट से पीड़ित लोगों को देखकर उसे थोड़ी पीड़ा हुई, परंतु उसका मन लिखने के लिए उसे प्रेरित नहीं कर पा रहा था। मतलब तब सिर्फ उन्हें अनुभव हुआ था, प्रेरित नहीं हो पा रहे थे वो, कि बिल्कुल ही मन कर रहा है कि बस मैं तो इसे लिखूं ही अब। हिरोशिमा के पीड़ितों को देखकर लेखक को पहले ही अनुभव हो चुका था, परंतु जले पत्थर पर किसी व्यक्ति की उजली छाया को देखकर उसको हिरोशिमा के में विस्फोट से प्रभावित लोगों के दर्द की अनुभूति कराई, ठीक है? तो वहां पे जो भी पीड़ित लोगों से उन्हें इतना ज्यादा देखकर कुछ दुख नहीं हुआ था, जितना कि उन्होंने उस पत्थर को देखकर बहुत दुख हुआ था उन्हें, लेखक को लिखने के लिए प्रेरित किया। इस तरह हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंतः वह बाह्य दबाव का परिणाम है। इस तरीके से उनका आंतरिक और बाहरी दबाव दोनों का ही ये परिणाम है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ-कहाँ और किस तरह से हो रहा है? तो हिरोशिमा की घटना विज्ञान का एक भयानक दुरुपयोग है, हमें ये पता ही है, ठीक है? मतलब जो हमारी साइंस है उसे बहुत ही भयानक तरीके से दुरुपयोग उसका करा जा रहा है। अब हिरोशिमा तो विज्ञान के दुरुपयोग का ज्वलंत उदाहरण है। मतलब अगर हम कहेंगे ना कि साइंस का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, तो हम उसमें सबसे पहले
हिरोशिमा का ही नाम लेंगे कि बॉम्ब उससे हुआ था, अणु, ठीक है। पर हम मनुष्य द्वारा विज्ञान का और भी दुरुपयोग किया जा रहा है। जैसे विज्ञान ने यात्रा को सुगम बनाने के लिए हवाई जहाज, गाड़ियों आदि का निर्माण किया, परंतु हमने इनसे अपने ही वातावरण को प्रदूषित कर दिया है। सबसे पहला हमें अब इसके अंदर बेसिकली विज्ञान के दुरुपयोग बताने हैं। सबसे पहला एक तो विज्ञान ने यात्रा यात्रा को अच्छा बनाने के लिए उन्होंने गाड़ी, हवाई जहाज वगैरह को बनाया, लेकिन अब हम इसका इतना ज्यादा ओवर यूज कर रहे हैं कि अब हमारे वातावरण ही प्रदूषित हो रहा है। अब इस विज्ञान की देन के द्वारा आज हम अंग प्रत्यारोपण कर सकते हैं, परंतु आज इस देन का दुरुपयोग कर हम मानव अंगों का व्यापार कर रहे हैं। देखो, अंग प्रत्यारोपण, अंग प्रत्यारोपण का मतलब हम अपने जो भी ऑर्गन्स है उन्हें डोनेट कर सकते हैं। अब देखो, विज्ञान की ये देन है कि हम अपने ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, ऑर्गन्स डोनेट कर सकते हैं। प्रत्यारोपण अंग प्रत्यारोपण, ठीक है। अब लेकिन आज के टाइम पर विज्ञान क्या कर रहा है, इसका दुरुपयोग कर रहा है। अब ये मानव अंगों का व्यापार करने लगा है, ठीक है। विज्ञान के दुरुपयोग से भ्रूण हत्याएं बढ़ रही है। अब विज्ञान से भ्रूण हत्याएं बढ़ रही है। विविध कीटनाशकों का प्रयोग आत्महत्या के लिए होता है। विज्ञान ने कंप्यूटर का आविष्कार किया, उसके पश्चात उसने इंटरनेट का आविष्कार किया। ये उसने मानव के कार्य के बोझ को कम करने में मदद किया, ठीक है। तो विज्ञान ने कंप्यूटर का आविष्कार किया, उसके पश्चात इंटरनेट का, फिर उसके बाद देखो, सबसे पहले विज्ञान ने कंप्यूटर का इन्वेंशन किया, फिर उसके बाद इंटरनेट का। तो इससे मानव के कार्यों का बोझ कम हुआ। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ये 8th वाला क्वेश्चन। एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आपकी क्या भूमिका है? तो देखो, एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से हमारा विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में क्या भूमिका है? हमारी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कहना कि विज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है सही है, परंतु हर व्यक्ति इसका दुरुपयोग कर रहा है, यह कहना सर्वथा गलत होगा, क्योंकि कुछ लोग इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कार्य करते रहते हैं। विज्ञान के बनाए हथियारों का यथासंभव मानवता की भलाई के लिए ही करें, मनुष्य के विनाश के लिए नहीं। मतलब जो भी विज्ञान ने हथियार वगैरह बनाए हैं, वो मनुष्य के विनाश के लिए नहीं, भलाई के लिए करो। प्रदूषण के प्रति जनता में जागरूकता लाने के लिए अनेकों कार्यक्रम, मतलब प्रदूषण कम करने के लिए लोगों के अंदर जागरूकता फैलाओ, अलग अलग कार्यक्रम करो, सभा बैठाओ, ठीक है, जिससे कि प्रदूषण के प्रति रोकथाम की जा सके। इन समारोह में जाकर वे लोगों को बताकर हम अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। टीवी पर प्रसारित अश्लील कार्यक्रमों का खुलकर विरोध करूंगा और समाज उपयोगी कार्यक्रमों के प्रसारण का अनुरोध करूंगा। मतलब जो भी टीवी वगैरह पर जो हमारे जस्ट वेस्टेज जो हमारे टीवी वगैरह पर दिखाई जाती है, कोई समाज के कल्याण की चीजें नहीं दिखाई जाती है, उन उसके खिलाफ मैं बोलूंगा कि समाज उपयोगी कार्यक्रम दिखाने चाहिए, उन्हें सपोर्ट करेंगे हम, ठीक है। तो ये हमारे पूरे क्वेश्चन आंसर्स हो गए। हमारे चैप्टर मैं क्यों लिखता हूँ ये पूरा कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।